बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच के सफ़र में आज हमारी मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पलवशा खान साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि सारे चोर इकट्ठे हो गए और उन्होंने इत्तेहाद बना लिया। देखिए, बात तो पहले दिन से कह रहे हैं और ये बात वो तब भी कहते थे जब वो इक़्तिदार में नहीं थे और कंटेनर के ऊपर थे। बाद में जब वो इक़्तिदार में आए तो लोगों ने देखा कि चोर सब जो हैं उनके इर्द गिर्द इकट्ठे थे और इत्तेहाद जो है वो दरअसल उन्होंने बना लिया। अब इन चोरों की कहानी प्राइम मिनिस्टर हाउस और पाकिस्तान में छोटे बड़े डाकों से होती हुई न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल तक पहुंच गई है। अब जो बैरून मुल्क हमारे असासे हैं उन पर इनकी नज़र जो बहुत अरसे से थी, कल वो बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। एक इनके मुआवने खसूसी जो काफ़ी दिनों से लापता थे और जिस पे चहमगोइयाँ हो रही थी, अब ये पता चला है कि वो किस ज़रूरी काम से इस मुल्क से गायब रहे। वो अपने मुल्क के जो बेश कीमत असासे हैं जो आज तक किसी हुकूमत ने फ़रोख्त नहीं किए, वो भी अब फ़रोख्त करेंगे। लिहाजा मैं समझती हूँ कि न सिर्फ असासे इस मुल्क के बल्कि जो इस मुल्क के कीमती असासे हैं वो, बल्कि इस मुल्क के दीगर असासे भी इस हुकूमत के हाथ में महफूज नहीं हैं अब। क्योंकि जाते जाते अब ऐसा वक्त आएगा कि शायद जाते जाते ये मीनार पाकिस्तान का भी सौदा कर दें, रेलवे स्टेशन भी बेच दें, ये जाते जाते शाही किला भी बेच आएँ, बादशाही मस्जिद का भी सौदा हो जाए। पता चले कि पूरा मुल्क जैसे IMF के हाथों गिरवी कागज़ों में है, वो असल में भी कहीं गिरवी रखा जा चुका हो। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ कहना अब इसकी कोई हैसियत नहीं। मैंने एक जगह पहले भी कहा था कि अब अगर ये पूरी मुल्क के गले में चोर और डाकू की तख्ती लगा के बहीरा अरब में भी फेंक दें, तब भी अब इनकी इन बातों की कोई हैसियत नहीं। ये चूरन अब मज़ीद नहीं बिक सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, ये बेशक जमा हो जाएं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। देखिए, अगर हुकूमत टाइम पूरा करेगी तो खुदा न खास्ता इस मुल्क के अवाम अपना टाइम पूरा नहीं करेंगे जो अल्लाह ताला ने उनको लिख के भेजा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सब और हमारे बच्चे और इस मुल्क के अवाम अपने अपने टाइम पूरे करें जो हम ऊपर से लिखवा के लाए हैं, तो हुकूमत का टाइम हमें काटना पड़ेगा। और आज ये हालत है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं इनकी कुछ झलकियाँ मुझे अभी देखने का इत्तेफाक हुआ। किसी तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब जुगतबाजी फरमा रहे थे। ऐसी जुगतबाजी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के मुंह से मैंने तो इससे पहले सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ऐसी जुगतबाजी यहाँ बागे जिना लाहौर में जो थिएटर लगते हैं शाम को, उसमें शायद ऐसी जुमलेबाजी और जुगतबाजी सुनने में आई थी। लेकिन ऐसे ईवानों में जहाँ मुल्क की तकदीर के फ़ैसले होते हैं और ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म जिस मुल्क में गुर्बत का ये हाल हो कि आटा बरामद करते करते हम आटा दरामद करने लगे, गंदम बरामद करते करते गंदम दरामद करने लगे, और जहाँ हमारी बम्पर क्रॉप्स होती थी, आपको याद है इसी मुल्क में बम्पर रिकॉर्ड क्रॉप होती थी गंदम की, ये हाल हो जाए कि लोग जो है पाव और छटांग के हिसाब से आटा ख़रीदने लगे, तो उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कैसे जुमलेबाजी और नक्काली याद आती है। वो किस तरीके से तलाल चौधरी पर जाकर जुगत करते हैं, किस तरीके से उन्हें नींद आती है, मुझे ये समझ नहीं आती कि जहाँ 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी उनके कंधों पे हो और जिसको वो रियासत मदीना डिक्लेयर कर चुके हों, तो वहाँ अगर गुर्बत का ये आलम हो जाए, बेरोज़गारी का ये आलम हो जाए कि लोग अपने बच्चों की फ़ीसें, अपने घर के ख़र्चे, अपने बिजली के बिल, अपने गैस के बिल देने से कासिर हों और IMF के कहने पर IMF का अंगूठा हो और हुकूमत की गर्दन हो और हर रोज़ के हिसाब से बिजली की कीमतें बढ़ें, तो बताइए क्या ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जुगतबाजी याद आ सकती है, जुमलेबाजी याद आ सकती है, नक्काली याद आ सकती है? क्या वो किसी भी बात पर हंसना तो दूर की बात है, उनका मुस्कुराना भी बनता है? वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि तो मुआशी सारे इशारे जो हैं वो मुस्बत आ रहे हैं, सिवाय महंगाई है मुल्क में। देखिए, वज़ीर इत्तलात को इस तमाम बातें करने से पहले अपने वालिद साहब की लिखी हुई तहरीरों को और कही हुई बातों को लिख कर जो है
उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। तो अब इसी जुमले की आप जो इसमें छुपी हुई जहालत है उस पर गौर कर लीजिए कि महंगाई के अलावा हर चीज़ कंट्रोल में है। जिस हुकूमत को यही समझ ना आए कि उसके मुल्क के बाशिंदों को क्या चीज़ मार रही है और असल में गद्दार क्या चीज़ है, और उनको ये कौन समझाए कि असल में गद्दार भूखा नहीं है, असल में गद्दार भूख है। तो वज़ीरे जो हमारे इत्तलात हैं उनको चाहिए कि किसी लाइन में लग के किसी दिन आटा ख़रीदने की कोशिश करें अपने पैसों से। आपने गद्दार की बात की, पहले तो ये होता था कि पश्तून जो हैं वो गद्दार होते थे, या सिंध वाले गद्दार होते थे, या बलूचिस्तान वाले गद्दार होते थे। इस अहद में ये नया रियासत मदीना में तो मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की बड़ी पार्टी है, उसकी पंजाब की तमाम लीडरशिप जो है वो 40-42 लोग जो हैं वो गद्दार हो गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। देखिए, ये कमज़ोरी की सबसे पहली निशानी है किसी भी सियासी हुकूमत के लिए कि वो किसी को गद्दार डिक्लेयर करे। मैं समझती हूँ कि ये जो इन्होंने गद्दारी के तमगे लटकाए हैं अपोजिशन के गले में, ये इन्हीं के गले का फंदा बनेंगे। और इनकी जो आप ये देखिए कि पहले एक हिस्ट्री शीटर, एक उचक्का टाइप का आदमी जाता है और 2:30 बजे जो तहज्जुद का वक्त होता है उस वक़्त शायद पूरे लाहौर में अगर कहीं एक FIR कटती है तो शादरा थाना था, शायद शादरा थाने में कटती है। और उसके बाद जो दूसरों को गद्दार कहते हैं वो अपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के गले में एक चार्जशीट लटका के मोदी के हवाले कर देते हैं। पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है, राइटर्स से लेके भारतीय प्रेस तक इस पे हंसते हैं और तमाशा बनता है, और वज़ीर आज़म और उनकी टीम इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अगले ही दिन वो कहते हैं कि हाँ, इस वज़ीर आज़म को निकाल देते हैं, बाकी सब फिर भी गद्दार हैं। तो आप देख लीजिए कि जो शैतानी चरखा तहज्जुद के वक्त चले उसका खुरा जाकर डी चौक के सामने जो बड़ा घर है उधर ही से मिलता है। आप 2 साल से इस हुकूमत की कारकर्दगी पर मुसलसल तनकीद कर रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि कोई करप्शन का बड़ा स्कैंडल नहीं आया, कोई ऊपर की सतह पे करप्शन नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हैं, लेकिन अपोजिशन वाले जो हैं वो तनकीद करते हैं। मैं समझती हूँ मुराद सईद से लेकर जो करप्शन का स्कैंडल उनका अभी ट्विटर पे गर्दिश भी कर रहा है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, पैसे लिए दिए जा रहे हैं दफ्तरों में, उससे लेकर इनके अपने इत्तेहादियों तक ने कहा है कि जिस करप्शन की 5,000 कीमत थी वो इनके दौर में जो है 50,000 हो गई है। आटा चीनी के बहरान से जो आज लोगों की भूख का सबब है, लेकर IPP से लेकर आज न्यूयॉर्क तक इनके करप्शन में लुथड़े हुए हाथ पहुंच गए हैं। तो अब आप बताइए करप्शन क्या होती है। 250-300 अरब तो सिर्फ आटा और चीनी चोर खा गए, और वो इस वक्त कहाँ हैं। इनके जो मुआवनीन थे, जिसमें इनके डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा थे, वो एक खातून थी तानिया साहिबा, वो कहाँ गए? उन पर भी तो इंक्वायरियाँ खुली थी। आपको पता है वो किस मुल्क में है? हम पूछ सकते हैं वो कैसे इस मुल्क से बाहर गए। हम पूछ सकते हैं जहांगीर तरीन साहब कैसे इस मुल्क से बाहर गए। हम पूछ सकते हैं कि पंजाब हुकूमत में सबसे पहला काम रियासत मदीना में ये क्यों ज़रूरी समझा कि एक होटल को शराब का ठेका दिया जाए। हम पूछ सकते हैं कि आपके तमाम वज़रा BRT से लेकर मालम जब्बा से लेकर जो है बिलियन ट्री सुनामी, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कहा है कि कहाँ है एक अरब दरख्त। चले और कुछ नहीं, आप हमें 1 लाख दरख्त ही गिन के दिखा दें तो आपको इनकी ईमानदारी के पोल खुलते हुए खुद ही नजर आ जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और उनके वज़रा भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दिया। देखिए, इस पर मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज़ जो है ये हमारे पैगंबर जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इस्तेमाल हुआ, और उन्हीं के हवाले से तारीख़ में इसका ज़िक्र है। और मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई मैं इसको गैर मुनासिब समझती हूँ। उस लेवल पर, उस मेयार पर कोई इंसान और सादिक और अमीन हो नहीं सकता। लेकिन अगर वज़ीर आज़म अपने आप को सादिक और अमीन समझते हैं और कहलाने में फ़ख्र करते हैं, तो सबसे पहले सादिक और अमीन को चाहिए कि अपने आस पास बैठे हुए सारे चोर जो हैं उनके रियासत मदीना के हिसाब मुताबिक
जो सज़ा है इस्लाम में शरिया के मुताबिक, जो रियासत मदीना में मिलती थी उसके मुताबिक उन सबके एक एक हाथ जो हैं काट के अवाम के हवाले किए जाएँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ है और अब फ़ौज जो है हुकूमत का एक इदारा है, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं इस्तेमाल करूँगा। ये वहीं तक इस्तेमाल हो सकती है और कर सकते हैं जहाँ तक एक कानून और आइन में स्कोप है, और उस कानून और आइन में आर्टिकल 245 है शायद, उसके हिसाब से हर हुकूमत के साथ फ़ौज है। लेकिन जो हुकूमत अपनी नाअहली फ़ौज के कंधों पर डालना चाहे और उनके कंधों पर डालकर ख़ुद जो है जिसे कहते हैं छुप के पतली गली से निकलना चाहे, तो उस हुकूमत को खींचकर सामने लाना चाहिए। सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं बल्कि उनको भी, जिनके कंधों पर रखकर ये बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं, जिनके पीछे छुपकर ये अपनी नाअहलियों और गुनाहों के बोझ को जो है ये छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारी अपील है उन्हें, हम अपने इदारों से, अपने रियासती इदारों से, कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब का बोझ जो है वो जो है मज़ीद ना उठाया जाए, और अब इनकी जो सियासत है उसको बिल्कुल अब इमरान खान और अपोजिशन को आमने सामने सियासत करने दी जाए। इनका जो अब इनके कंधों पर बैठकर ये सियासत कर रहे हैं या कोशिश करते हैं, उन कंधों से इनको झाड़ दिया जाए। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक के बाद आएंगे तो पलवशा खान से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा पलवशा खान साहिबा से। आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम घर देंगे और हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे और मुल्क को जो है वो एक ऐसा मुल्क बना देंगे जो दुनिया में एक मिसाली मुल्क होगा। वो तो उस तरफ जा रहे हैं बनाने के लिए, अपोजिशन क्यों एतराज़ करती है? जो चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे वो उससे क्या बनाएगा? इनकी मिसाल एक ऐसे बच्चे की तरह जिसको एक नया खिलौना चलता हुआ दिया जाए और उसे दीवार में मार मार के उसका भुरकस निकाल दे और फिर कहे कि मैं इसे जो है जन्नत बनाने जा रहा हूँ, तो उनकी बातों पर कौन यकीन? अपोजिशन को तो रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने ना, तो आप 5 साल तो उनको निकालने देना, 5 साल तो उनको निकालने देंगे, लेकिन आपके नहीं निकलेंगे। फिर ना आपके निकलेंगे, ना स्टूडियो में किसी और के निकलेंगे, ना इस मुल्क में किसी और के निकले। आप कहते हैं तो निकालने देते हैं नहीं। अब देखिए, लेकिन फिर आपके 5 साल कैसे अगले निकलेंगे? भूखे पेट, भूखे खाली जेब, बेरोजगारी से। आपकी तो अभी अल्लाह का शुक्र है नौकरी है। अब वो कह रहे हैं कि रोजगार आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा, मुल्क खुशहाल होगा। ऐसे बनारसी ठगों की हुकूमत आई है कि जिन्होंने अब एक नया फ्रॉड, रोज़ एक नई स्कीम निकालते हैं। मैंने आपको कहा कि जैसे किसी दिन पता चलेगा कि आपके बैरून मुल्क असासे तो दूर हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ असासे हैं वो भी सब बिक गए। नहीं देखें, यहाँ इस्लामाबाद में क्लर्कों ने और सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, लेकिन जब मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने इजाफा कर करके मुल्क की मुआशी हालत खराब कर दी। हजारों लोग जमा थे ये 2 दिन पहले, मैंने देखा। आपको वो ट्रेलर नहीं लगता? मैंने देखा। आपको वो किसी तूफान का पेश खैमा नहीं लगता? उनको किसने निकाला था? वो खुद निकले, वो अपने भूख के हाथों मजबूर होकर निकले, अपने हालात के हाथों मजबूर होकर निकले। तो आप कैसे समझते कि बाकी जो 21-22 करोड़ हैं वो भेड़ बकरियां हैं कि वो नहीं निकलेंगे? इस मुआशी बुरहान का आपके पास क्या हाल है? देखें, आपके पास क्या हाल है कि ये जाए नहीं, हाल इसकी जेब में तो नहीं डालना ना, नहीं हाल ये जाए, क्योंकि इनके होते हुए अब यहाँ तक अब हालात पहुँच गए कि छटांग और पाव आटा लोग लें। नहीं, आप आवाम को बताएं कि मुतबादल देखें। बात ये है नहीं, आप राम कहानियां ना सुनाएं। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान से अलहदा हुए तो उन्होंने एक मुतबादल मुआशी प्रोग्राम दिया। आप पूरी क्या मुआशी प्रोग्राम? पहले तो इनके जाने के रास्ते बनाए जाएं जो इस मुल्क को डबो रहे हैं। जब टिड्डी दल आती है तो पहले जो है वो टिड्डी दल की जो तलफ करने के लिए वो अदवायात इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद उस खेत को देखा जाता है कि इस पे अगली फसल कैसे उगाई जाए। नहीं, आपसे दूसरी बात कि अब आप इनके फ्रॉड का अंदाज़ा लगाएं। नया फ्रॉड है कि हम सिंध और बलूचिस्तान के जजीरे उठा लेते हैं, वहाँ हम ये इधर उधर जुल्फी बुखारी और उनके इर्द गिर्द
पार्टनरों के नाम से खरीद लेते हैं और वहां लाखों नौकरियां बनेगी। आज तक आपको जुल्फी बुखारी नजर आ रहा है, आप अपने इंटरव्यू में 10 मरतबा जुल्फी बुखारी का नाम ले चुके हैं। मुझे बहुत तकलीफ है कि सिंध की सारी शुगर मिल, रोजवेल्ट होटल सिंध की सारी जो शुगर मिले वो आसिफ अली जरदारी साहब की हैं, अनवर मजीद साहब की हैं। जुल्फी बुखारी इलेक्टेड है, आसिफ जरदारी ने कहीं जजीरे बेच के जमीनें ली। सिंध की सारी शुगर मिले तो आसिफ अली जरदारी ने कौन सा जजीरा, कौन सा एसेट मुल्क का बेचा? ये कौन सा जजीरा बेचने जा रहे हैं? बिल्कुल, वो क्या करने जा रहे हैं? इनको किस कानून के तहत एक और अपने ही मुल्क में लश्कर कशी करें, अपने ही मुल्क में मोहम्मद बिन कासिम बन के चढ़ दौड़े हैं? कौन हक देता है इनको? कौन सा ऐसा मुआशी प्रोग्राम है जो उस जजीरे पे तो हो सकता है लेकिन बाकी मुल्क में नहीं चल सकता? आपने 18वीं तरमीम की और उसकी वजह से हुकूमत ये कहती है कि सारे जो मामलात हैं वो रुक गए हैं, उससे मसाइल पैदा हो गए हैं मुल्क के। उनके कहने से मैंने आपको कहा, वो कुछ भी कह दें, वो गले में तख्तियाँ लटका के 18वीं तरमीम के कुओं में छलांग लगाए, तो उनकी बातों की कोई हैसियत नहीं है। 18वीं तरमीम उस वक़्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैंडेट के तहत, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ऑपोजिशन ने और हुकूमत ने मिलकर पास की। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि आसिफ जरदारी का पेट फाड़ दूंगा और उसको सड़कों पर खींचूंगा, लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। मियां नवाज शरीफ मेमो गेट पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चले गए, आज आप उनके साथ हैं, आज आप उनके हमदर्द बने हुए हैं। देखिए, हम उनके साथ नहीं हैं, हम मुल्क के साथ हैं, और मुल्क के साथ होने के लिए बहुत बहुत चीज़ें जो हैं वो सियासत में मुल्की मफाद पे अपने ज़ाती मफाद कुर्बान करने पड़ते हैं। आज अगर मियाँ साहब ने भी कोई ऐसा रास्ता देख लिया है जो उनको पुरानी गलतियों से पीछे ले जाता है और हालात ने उन्हें यहाँ ला के खड़ा कर दिया है और इतना कोने में धकेल दिया है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहे हुए रास्ते पर चल पड़े हैं, वो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो हम उनके साथ हैं। आखिर हमारे दीन में भी काफिरों से भी मीसाक होते रहे, ये तो काफिर तो नहीं है, ये अपने मुल्क के लोग हैं। हमने तो वज़ीर आज़म को भी कहा था। आप करप्शन पे मिसाक करना चाह रही हैं नवाज शरीफ से? देखिए, करप्शन पे मिसाक अगर किसी ने किया है तो इमरान खान ने अपने हवारियों से किया है, इमरान खान और उसके हवारियों ने किया है। और इस मुल्क में आज जो भूख और अफलास है उसके ज़िम्मेदार इमरान खान, उसके हवारी और उसके काबीना में बैठे हुए लोग हैं। देखिए, पाकिस्तान और में उसके अनइलेक्टेड एडवाइजर अपोजिशन ने जब भी पाकिस्तान में तहरीक चलाई है और बड़े पैमाने में चली तो जमहूरियत की बिसात जो लपेट दी गई है। आप ये चाहते हैं कि इस दफ़ा PDM की से आप जो तहरीक चला रहे हैं, वैसे अवाम तो आपके साथ नहीं है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये सारी लपेट दी जाए? पूरी बिसात कह सकते हैं कि अवाम साथ नहीं है। अभी 2 दिन पहले तो अवाम खुद निकल आए थे। उन्होंने, आपको पता है कि जब तहरीकें लीडरों के बगैर चलती हैं तो किस सिमत में जाती हैं? लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, इसके बारे हुकूमत ने अदाद शुमार दिए हैं कि वो 500 लोग नहीं थे। ऐसे अदाद शुमार मुशर्रफ भी देता था ना जब ऐवान सदर में था कि मैं बाहर देखता हूँ मुझे कोई वकील नज़र नहीं आता। ऐसे अदाद शुमार शायरान भी देखता था जब वो ऊपर जहाज़ से दौरा करता था। ऐसे अदाद शुमार अक्सर ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी में दोहरी पॉलिसी क्यों है? रहमान मलिक अगर आर्मी चीफ से बने तो पूरी पीपल्स पार्टी उन पर तनकीद करती है, और बिलावल साहब कहते हैं उनको शोकाज नोटिस करूंगा। खुद ब्रीफिंग में आर्मी चीफ के पास पूरी पीपल्स पार्टी बैठी होती है। चेयरमैन हैं पार्टी के और उनके पास ये मैंडेट है। और रहमान मलिक साहब को भी जो है कोई शोकाज अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं है हुआ। वो गए हैं, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि वो किस लिए गए थे, और मेरे ख्याल में उसको कबूल कर लिया गया है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि पसे पर्दा आप सारी मुलाकातें करते हैं, बाहर आवाम के सामने आके आप जमहूरियत का दर्स देते हैं? पसे पर्दा मतलब इसमें अगर आपके मुल्क का एक हसास मामला हो तो किससे? रॉ के चीफ से मुलाकात करें, DGI से ही करेंगे, किससे करें? भारत के आर्मी चीफ से तो नहीं की। अगर एक मुल्क में, जब आपको याद है यहाँ भारत ने आपके मेन शहर मिसाइलों के निशाने पे रखे हुए थे, तब भी तो सब गए थे। आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाई थी और इमरान खान साहब गायब थे। जुबैर उमर साहब जो हैं वो जाके मिलते हैं और शेख रशीद साहब ये बताते हैं कि वो NRO मांगते हैं, और DGI SPR ने भी कहा कि ये मुलाकात हुई है। तो क्या हुआ? वो उनकी ज़ाती मुलाकात थी, उनके अपने मरासिम थे। शेख रशीद कहते हैं वो NRO मांगने के लिए गए। बात की मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। मैं इस किस्म की लच्चर गुफ्तगू का जो है उनकी मैं नहीं समझती, आपके शो में भी जिक्र होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, क्या आप शेख रशीद के कुछ ऐसे बयानात हैं जो आप अपनी ज़बान से दोहराना भी चाहेंगे?
नहीं, ये बात आपने ठीक की कि उनके ऐसे हैं, वो अपनी वजारत पे कम तवज्जो देते हैं और जिसकी वजारत में कई 100 बंदे मर गए हों आज तक, आम पाकिस्तानी शहरी जो मजबूर है रेलवे को इस्तेमाल करने के लिए, और जो सिर्फ इनकी वजारत की नहूसत के भेंट चढ़ गए हों, और जिंदा कितने जले थे? 100 से ऊपर जिंदा लाशों का बोझ आप एक का भी उठा सकते हैं? अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हैं? 100 से ज़्यादा लोग जिंदा जले। आप तकलीफ का अंदाज़ा कर सकते हैं? कौन आदमी होगा जो उस जगह बैठा रह सके? वो बैठे हुए। पीडीएम ने नाकामी की वजह से कोयटा का जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया, और कराची में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो लोग जमा कर लेते हैं। ये कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लाहौर में किसकी गवर्नमेंट है? अच्छा, फिर कोयटा में किसकी हुकूमत है? आखिर एक जगह तो ब्रेक नहीं लगेगी ना। अब शुरुआत तो कहीं कराची कोई मुल्क से बाहर तो नहीं है ना? नहीं, मुल्क से बाहर नहीं है, वहाँ आपकी गवर्नमेंट है, आपने सारे सरकारी मुलाजिम जमा कर लेने हैं। मुलाजिम कितने हैं पूरे सिंध में? कितने हजार होंगे? 1 लाख होंगे? 2 लाख होंगे? कितने होंगे? पूरे के पूरे लोग आप जमा कर लेंगे वहाँ, जितने भी सरकारी मुलाजिम पूरे सिंध से आप ले आएंगे। इतने लोग जमा नहीं होते। कुछ मौलाना के लोग आ जाएंगे। तो मौलाना के लोग क्या इस मुल्क के बाशिंदे नहीं? इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन तो सरकारी मुलाजिम जो पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं थे। वो किसके कहने पे आए हुए थे? भूख से मजबूर होके, बच्चों की हालत से मजबूर होके, जेब से मजबूर होके। आप ये नहीं मानते कि मुल्क में हालात खराब है? आप बार बार भूख की बात कर रही हैं। इस भूख के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी के पास क्या फार्मूला है कि ये भूख खत्म हो जाएगी? मैं आपको बता रही हूँ, पहले टिड्डी दल को मारना है। पहले जो भूख पैदा कर रहे हैं उनको हटाना है, और उसके बाद जाहिर है एक मुआशी टीम बैठती है। जब कोई हुकूमत आती है एक मुआशी टीम बैठती है। मुआशी टीम कौन सी बैठती है? माजी में IMF के लोग जो हैं यही जो आ गए, यही आपके पास बैठे हुए थे। ऐसे हालात थे। अगर वो थे भी तो क्या उनके ऊपर कोई चेक और बैलेंस नहीं था? ऐसे हालात थे कि आपको इस दफ़ा पता है कि कितने अफसरान जो हैं उनको उठाया गया क्योंकि वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। फाइनेंस डिवीज़न के बहुत से अफसरान तो थे ही नहीं जिनका मैंडेट था, ये शायद कोई भी नहीं था। और पता नहीं किसने बैठकर ये और हमें पता भी नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जिस पे साइन हुआ है, क्या गिरवी रखा गया। आपकी सांसें, मेरी सांसें, हमारे बच्चों की सांसें। ब्यूरोक्रेसी जो है वो या मुस्लिम लीग नून की है या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तो तामन ही नहीं कर रहे हैं। जो खुद आई है वो तो तामन ही नहीं कर रहे। एक तरीके से नहीं कर रहे तो अच्छा कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे तो वो अपने लिए आगे नैब के केस भुगते, अगर अपनी जितना अरसा रह गया। कौन बेवकूफ़ करेगा? क्या माहौल बनाया है मुल्क में इन्होंने। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या कराची का जो जलसा है वो तहरीक चलाने के लिए कोई बुनियाद फराहम कर सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ सिर्फ कराची का जलसा नहीं, आप 16 से शुरू करें, पंजाब, कराची और उसके बाद दीगर शहरों में जो जलसे होंगे वो एक जो शुरुआत है। और मैं समझती हूँ कि इसके बाद तहरीक चलेगी सड़कों पे, और तहरीक वो होगी जो लॉन्ग मार्च की सूरत। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पलवशा खान से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पलवशा खान मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि दिसंबर में फिर कोरोना की लहर आ सकती है और आवाम जो है बचें। प्राइम मिनिस्टर तो लोगों को पहले आगाह कर रहे हैं ख़तरात से। देखिए, कोरोना की लहर नहीं है ये, सर्दियों में कोरोना की लहर नहीं, दरअसल ये ऐवान इक़्तिदार में जो है ज़िलज़िले की लहर है और उनकी बर्बादी की लहर है जो उन्हें नज़र आ रही है। आज तक आपने देखा कि इनके जलसों में जो लोग थे वो खाते पीते थे। आप वहाँ से शुरू हो जाएं, मीनारे पाकिस्तान से और डी चौक तक आ जाएं, तो इनके जलसों में खाल खाली ऐसे लोग थे जो आम गरीब आदमी थे। पहली दफ़ा इस हुकूमत को पता चलेगा और इस पार्टी को कि जब भूख और अफलास सड़कों पे रक्स करती है तो फिर क्या होती है तहरीक। मैं जलसे की बात नहीं कर रही, जलसे तो जगह जगह ज़रा खून गरमाने के लिए हैं, लेकिन जब तहरीक चलती है और उसमें भूखे
और ऐसे लोग गरीब और गुर्बत के मारे हुए बेरोज़गार लोग होते हैं, तो फिर इन्हें पता चलेगा कि तहरीक क्या होती है, वो जो लोगों को भूख और बर्बादी की वजह से सड़क पे आने पे मजबूर करती है, और उस तहरीक में क्या फ़र्क होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंधों पे किसी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये कहते हैं कि साबका हुक्मरान नवाज शरीफ जो थे वो करप्ट थे, इसलिए DGISI ने उनको कहा कि तुम रिज़ाइन करो। देखिए, इस हिसाब से तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी यही गुजारिश कर देनी चाहिए। अब 2 साल हो गए हैं और जो करप्शन के स्कैंडल्स हमारे सामने आ रहे हैं उनके आगे तो कितने सिफर लगने चाहिए वो गिनने के लिए मेरे ख्याल में हमें यहाँ कई दिन लग जाएंगे। लिहाजा अगर यही मेयार है तो फिर आज भी इसका इतलाक़ हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जो करप्शन के महंगा स्कैंडल है एक ही निकाल लें तो वो कई सौ अरब रुपए के हुजम में आते हैं। ये इमरान खान साहब तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो ये भी कहते हैं कि जी दिसंबर में हमारे पास जो है वो गैस का बहरान आ जाएगा, अवाम इसके लिए तैयार रहें। वो तो हालात सारे बताते हैं अवाम को। देखिए, हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें कोई बर्बादी के खबरें सुनाने वाला कि क्या होने वाला है, हमें कोई मौत का फरिश्ता नहीं चाहिए। इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और हर मुल्क में लीडरों का काम ये होता है कि चाहे जंगें हो जाएं, चाहे बीमारी हो जाए, वो अपने कौम को उम्मीद का पैगाम दें। जिस वक़्त तुर्की में शायद ये कोरोना की वबा ने सर उठाया, आप ज़रा वहाँ के सदर की तकरीर सुन लें कि उसने उन हालात में किस कदर एक हिम्मत और जोश का और उम्मीद का पैगाम अपनी कौम को दिया। ये तो मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म के मुसल्लत हुए हैं हम पे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आके जब इनके मुंह से निकलता है गंदम का बहरान आ जाएगा, चीनी का बहरान आ जाएगा, गैस का बहरान, भाई ये किस मर्ज की दवा है? फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? कि अदवायात की जो अदवायात को मार्केट में मौजूद रखने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं ना। इसी पे गौर कीजिए तो इससे PhD का पूरा थीसिस लिखा जा सकता है कि अदवायात की कीमतें इसलिए बढ़ाई गई हैं कि वो शेल्फ पे पड़ी रहें, लोग देखते रहें, दिल के मरीज़ देख के उनको दौरे पड़ते रहें, शुगर के मरीज़ देख के मरते रहें, दीगर बीमारियों के मरीज़ देख के मरते लगे, लेकिन लोगों की जेब से वो इतनी दूर हो जाएं कि एक एस्प्रिन ख़रीद के बंदा ना खा सके, बस उसको देख के नज़र में सामने रख के मर जाए। लिहाजा जहाँ ये अकल और फ़हम हो और जहाँ इदराक ये हो कि लोगों के मसाइल क्या हैं, वहाँ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी वाक़े, जो तारीख़ी वाक़या है कि जब हलाकू ख़ान ने बगदाद में अटैक किया था तो उसने बहुत कुश्तो खून का बाज़ार गर्म किया और बहुत लाखों लोगों को वहाँ कत्ल किया। तो एक बच्चे के पीछे घोड़ा लगा के वो एक मस्जिद में अंदर आ गया घोड़े समेत। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग ने उसे कहा कि हलाकू, तुम अल्लाह के अज़ाब से डरो। तो हलाकू ख़ान ने उसे आगे से जवाब दिया कि अल्लाह के अज़ाब से तुम डरो, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब मैं ही हूँ। लिहाजा मुझे अफसोस है कि आज ये हुक्मरान अल्लाह के अज़ाब की तरह हम पर बरस रहे हैं। हालांकि मैं हलाकू को इनसे कंपेयर करके उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, वो तारीख़ में एक बड़ा आदमी था, चाहे जालिम था या जो भी था, लेकिन ये आज अल्लाह के अज़ाब की ही तरह हम पर मुसल्लत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कौन सी परेशानी से कौम को दो चार होना पड़ेगा। और ये जो कोरोना का है, ये सिर्फ़ और सिर्फ घबराहट है। आज पंजाब हुकूमत में वजारत सेहत कह रही है कि हम आज SOPs आपको इशू करेंगे कि किस तरह जलसों में जाना है, किस तरह पाबंदी है 500 से ज़्यादा लोगों पे। अरे आप क्यों डर रहे हैं? भूख से भी तो मरना ही है ना, आखिर लोग भूख से नहीं मर रहे? भूख से मरना तो बहुत तकलीफ नहीं, हुकूमत को तो काम है ना लोगों को बताया कि वहाँ ना जाए कि कोरोना से। कोरोना से तो बड़े बड़े बादशाह भी नहीं बचे, प्रिंस चार्ल्स भी नहीं बचा। वो तो भूख जो है, भूखे होके मरना और भूख से बच्चों को मरते देखना, इससे बड़ी कौन सा वायरस हो सकता है? अच्छा, करप्शन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन वाले सारे करप्ट हैं, आसफ अली जरदारी साहब पर मुकदमात हैं, उनकी बहन पर मुकदमात हैं, पीपल्स पार्टी की आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो है वो एहतसाब को वो भुगत रही है, नून लीग वाले भुगत रहे हैं। वो तो कहते हैं ये सारे चोर हैं और इनकी वजह से ये हालात बने हमारे मुल्क के। तो फिर इनको किसने गुजारिश की थी कि इन हालात में आकर ये हम पर मुसल्लत हो जाए? अगर हालात इनके कंट्रोल से बाहर थे और हर चोरी और चकारी इनके सामने थी, तो फिर इन्हें किसने कहा था कि ये इस इक़्तिदार की लालच में ना सोएं, ना जागें, ना आराम करें, 22 साल जद्दोजहद करके आए हैं वो। देखिए 22 साल गधे पे मजदूर जो है मजदूर मिट्टी लाता रहता है, लेकिन वो गधा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता मुल्क का।
हालांकि मैं समझती हूँ कि वो भी एक अजीम जानवर है जो हमारा बोझ ढोता है, लेकिन आपने कभी ये सुना कि जानवर पर जितनी मर्जी किताबें डाल दें वो कोई फिलोसफर तो नहीं बन जाता। नहीं, आप ये बताएं कि क्या करप्शन का आपसे ना पूछा जाए, जरदारी साहब से ये ना पूछा जाए इतनी दौलत कहाँ से कमाई है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से ये ना तो पूछा ये क्यों जाए ना कि दौलत पूछा कहाँ जाए से कि कमाई बन्नी है? काला का महल कैसे बना, वो कौन सी जादुई सिलाई मशीन है जो डॉलर्स के हार सी के निकालती है, वो कहाँ हैं जो इस मुल्क में ये आलम, अगर वो करप्ट भी थे तो क्या कभी इस मुल्क में आटे की, चीनी की ये सिचुएशन हुई थी जो आज है? क्या जीडीपी मनफी में गई थी 70 साल में? क्या 70 साल में हम इंडिया के आगे इतना लेटे थे जितना आज हम लेटे हुए हैं? क्या कभी मोदी की जुर्रत या किसी और हुक्मरान की जुर्रत हुई थी कि वो कश्मीर को हड़प कर जाए? आप बताइए, ये जो इल्ज़ामात हैं, जो पहला पत्थर वही उठाएगा जिसके हाथ साफ होंगे। पहले वज़ीर आज़म साहब अपनी और अपनी टीम के हाथ साफ हमें दिखाएं कि मेरे हाथ साफ हैं लिहाजा मैं उंगली तुम पर उठाऊंगा। इस वक्त उनके अपने हाथ इल्ज़ामात और करप्शन से लुथड़े हुए हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा आज़म है कि रोज़वेल्ट होटल को बचाना है। रोज़वेल्ट होटल किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये इस मुल्क का असासा है। इसको बेचने वाला जुल्फी बुखारी कौन होता है, कौन होता है, और इनको कैसे समझ आती है कि इस मुल्क के अवाम जो हैं वो इनको बेचने देंगे? दूसरी बात ये कि जिस हुकूमत का ये हाल हो जाए कि वो लोगों को गद्दार करार देकर ये समझे कि वो बच जाएंगे, आप उनकी जो जहनी हालत है उस पर अफसोस के अलावा क्या कर सकते हैं? नहीं, रियासत ये समझती है कि जो लोग गद्दारी का काम कर रहे हैं क्या उन पर मुकदमा दर्ज ना कर किए जाएं, उनको फूल पेश किए जाएं? देखिए, अगर गद्दारी की कोई आजकल हम कोई इसकी यहाँ बैठकर एक उसकी कोई डेफिनेशन जो है उस पर हम मुत्तफिक हो जाएं तो उसमें सबसे पहले बहुत से, मैं किसी को गद्दार नहीं कहना चाहती, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक इस हुकूमत में बैठे बहुत से लोग आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा, आप खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कि जिन्ना साहब ने तो भगत सिंह का भी मुकदमा लड़ा, उससे पहले बाल तिलक गंगाधर का मुकदमा लड़ा। जिन्ना साहब जो साम्राज्य ने बनाया था, जिन्ना साहब ने तो उनको गद्दार डिक्लेयर होने नहीं दिया जो हिंदू थे। शायद उस वक़्त उनके नुक्ता नज़र से भी कुछ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हों, तो हमारे मुल्क में ये हमें गद्दार कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? अपोजिशन वाले ये क्यों नहीं मानते कि सारी अपोजिशन जो इस वक्त इत्तेहाद बना के खड़ी है, अवाम ने इलेक्शन में इनको मुस्तरद कर दिया है और अवाम ने पीटीआई को वोट दिए और मुंतखब किया है, ये अपोजिशन क्यों नहीं मानती? इसलिए नहीं मानती कि अरबों रुपए से बना हुआ आरटीएस का सिस्टम रातों रात नहीं बैठ सकता। या तो कोई ऐसा तावीज़ घोल के पिलाया गया उस आरटीएस सिस्टम को कि वो अरबों रुपए से बना और कई दिन की टेस्टिंग के बाद वो आरटीएस सिस्टम रात को बैठ गया और लोगों को उनकी पोलिंग बूथ में बंद किया गया और उन्हें हरासा किया गया। वो सारी तस्वीरें आपने और हमने देखी, उस पर सिर्फ मैं और आप नहीं, उस पर इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा, उस पर बड़े बड़े इदारिये छपे। तो क्या सारी दुनिया पागल थी? क्या आपने नहीं देखा कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे कैसे मजाक हुआ, कैसे हज़ारों की लीड को चंद सौ में बदल दिया गया, वोट रिजेक्ट किए गए, फिर दोबारा हल्के खुलने से गुरे। आपको याद है कि फैसल सालेह हयात साहब के हल्के खोलने की कोशिश की गई, जब 2 हल्कों से वो जीते तो फिर क्या हुआ? फिर साकिब निसार साहब चले गए, उनके जो वहाँ मुखालिफ थे उनके घर खाने पे। तो ये तमाशा कितने अरसे चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने पलवशा खान की गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, जो अपोजिशन की सरगर्मी है, उनसे तफसील से बात की जाए। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।